हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी 18th चैप्टर क्लास 11th बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, 13th लेक्चर है आज अपना बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का, और इसमें आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ईसीजी। ईसीजी में से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं नीट यूजी में, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ें इसको। और इसको एक्चुअली मैंने हल्का सा थोड़ा सा एनसीईआरटी से, मतलब एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी से हल्का सा बाहर का है, लेकिन कंसेप्ट कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। टर्म्स उतना ही है जितना एनसीईआरटी में, लेकिन ईसीजी को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए, या आप ऐसा समझ लो कि एनसीईआरटी की 2-3 लाइंस को और अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपको कुछ छोटी मोटी एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ की है। लेकिन आपको अलग से कुछ ऐसा समझो कि कुछ बड़ा याद नहीं करना है, और अच्छे से अगर वीडियो समझ गए आपको ये आज, तो अब ईसीजी से एक ऐसा भी क्वेश्चन आया आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी ने भी कुछ इसी तरह से शुरुआत की है इस ईसीजी टॉपिक की। आपने इस तरह का एक मूवी या इंडियन सिनेमाज में एक इस तरह का सीन देखा होगा कि जिसमें एक इस तरह की पीछे मशीन लगी रहती है और जिसमें इस तरह की वेव्स चलती रहती है ये। ठीक है, और ये जब इस तरह की वेव्स चलती है तो पीप 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 आवाज़ आती रहती है। डॉक्टर से सब टेंशन में रहते हैं, और कुछ टाइम बाद में एक लंबी सी आवाज़ आती है पी, और ये वेव इस तरह से फ्लैट हो जाती है। फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप 1 घंटे पहले आते तो हम इसको बचा सकते थे। और फिर जो रिश्तेदार के साथ, पेशेंट के साथ जो बाहर 400-500 रिश्तेदार आए हैं हॉस्पिटल में, सबके सब वहाँ पर ऐसे एक माहौल बना देते हैं। तो इस तरह का चलता रहता है इंडियन सिनेमाज में। अब हालांकि वो जो वेव्स वाली मशीन होती है ना, उसी को ईसीजी कहा जाता है। अब ये जो हमने पीछे इस फिगर में दिखा रखे हैं ना, ये बहुत कुछ है इसमें, केवल ईसीजी नहीं है, ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह काफ़ी कुछ रहता है इसमें। तो ये वो मशीन नहीं समझना, ठीक है। इसमें ईसीजी भी है, लेकिन उसके अलावा और भी काफ़ी कुछ आता है, क्योंकि आजकल काफ़ी एडवांसमेंट हो गया ना। ऐसा नहीं होगा ना कि बीपी के लिए अलग मशीन, उसके लिए अलग मशीन, पल्स के लिए अलग। वो आजकल इतना बढ़िया सिस्टम है ओटी में, आईसीयू में, कि एक सिंगल मशीन से काफ़ी कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। तो एनसीईआरटी ने एक बहुत फनी शुरुआत की है ईसीजी की। उन्होंने कहा है कि यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो, कि एक पेशेंट मॉनिटरिंग मशीन से जुड़ा हुआ है, और जिसमें वोल्टेज ट्रेसेस आते रहते हैं, मतलब वोल्टेज इस तरह से ऊपर नीचे होता रहता है, और जो साउंड करती है पीप पीप पीप, और फिर एंड में पी करके एक लंबी आवाज़ आती है, और पेशेंट फिर कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। कार्डियक अरेस्ट मतलब कि अब हार्ट अरेस्ट हो चुका है, अब वो काम नहीं कर रहा। तो इस तरह की बिल्कुल एक फ्लैट लाइन दिखती है आपको ईसीजी में। इसका मतलब अब पेशेंट का हार्ट बिल्कुल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा। अब टर्म्स देखते हैं हम लोग। 2 टर्म है यहाँ पे, समझना इसको अच्छे से। एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। डिफरेंस क्या है वो समझना। देखो पहले मैं बात करता हूँ इस मशीन की। ये रहती है ईसीजी मशीन, ये टिपिकल एक ईसीजी मशीन है। पेशेंट के बॉडी पे इस तरह से ये इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक लीड्स लगाए जाते हैं, और बाद में हार्ट की जो वोल्टेज है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस तरह से एक पेपर निकल के आता है, इस पेपर पे इस तरह की वेव्स प्रेजेंट रहती है। तो अब ये जो मशीन है, इस तरह की मशीन रहती है। आजकल तो पोर्टेबल भी आ गया ईसीजी, मतलब आपको घर पे भी अगर ईसीजी कराना हो तो आप लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक जो लैब्स रहती है उनमें कॉल करके आप ये सुविधा ले सकते हैं। वो घर पे आके आपका ईसीजी चेक करके जाता है। तो ये जो मशीन है, इस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इस मशीन से जो पेपर निकलता है, जिसमें आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है सारी की सारी, उसको आप कहते हो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये फ़र्क है, ये ग्राम है, ये देखो ये ग्राम है, और ये ग्राफ है। जनरली ग्राफ जो है ना पेपर वर्क के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे उल्टा है। जनरली आप देखना, जब भी हम किसी चीज़ को पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ग्राफ कहते हो आप। यहाँ पर उल्टा है, मशीन को ग्राफ कहा गया है और इस पेपर को ग्राम कहा गया है। कुछ इस तरह की रिपोर्ट जो है दी जाती है आपको। इनफैक्ट जो पर्टिकुलर ईसीजी रिपोर्ट आती है वो इसी तरह की रहती है, एक लंबा सा पेपर रहता है इस तरह का, इस पर एक पूरी रिपोर्ट रहती है आपके। तो ये रहता है डिफरेंस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में। अब ये जानते हैं कि बेसिकली काम कैसे करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि ईसीजी कितने टाइप के होते हैं और कैसे उनको ऑब्टेन किया जाता है, और उसके बाद ईसीजी से की हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि दिक्कत क्या है। ठीक है, वो एक बार स्टडी करेंगे। पहले हम एक काम करेंगे, 2 टाइप के ईसीजी होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड ईसीजी, जो हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, कि एक ईसीजी वेव होती है जिसमें पी वेव, क्यूआरएस, टी पढ़ा होगा आपने ऑलरेडी। अब ये जो आप एक स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो ना, ये एक स्टैंडर्ड ईसीजी कहलाता है। ये सिंपल सा ईसीजी, स्टैंडर्ड ईसीजी, जिसमें
या थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो अगर आपको केवल पेशेंट का एक स्टैंडर्ड ईसीजी करना है तब हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक लीड्स होती है उनको एक तो पेशेंट के लेफ्ट हैंड में लगाते हैं, एक राइट हैंड में, एक लेफ्ट हैंड में, और एक आप लगाओगे लेफ्ट एंकल में। यहाँ पे ये देखो आप, एंकल रीजन, ये वाला रीजन जो रहता है ना, इसको एंकल बोलते हैं। तो एक तो लेफ्ट एंकल हो गया, एक राइट रिस्ट और एक लेफ्ट रिस्ट। ठीक है, रिस्ट मतलब ये वाला एरिया, और नीचे ही इस तरह से जो रहता है वो एंकल कहते हैं उसे, एंकल वाला एरिया। तो 3 लीड्स हम यूज़ करेंगे, राइट रिस्ट, लेफ्ट रिस्ट और एक लेफ्ट एंकल पे। तब जाकर जो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो रिपोर्ट मिलेगी, वो एक स्टैंडर्ड ईसीजी की रिपोर्ट है। तो अब पेशेंट इज कनेक्टेड टू मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। इलेक्ट्रिकल लीड्स क्या होते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना पिक्चर में, ये देखो आप, ये इनको इलेक्ट्रिकल लीड्स कहते हैं। ये इस तरह के, ये जो इसके पाँव में बंधा हुआ है, ये इसके हाथ पे लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं जो बेसिकली वहाँ होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती हैं। हर रिस्ट पे एक और एक लेफ्ट एंकल पे, जो कंटिन्यूसली हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करता रहता है, और ये देगा आपको एक स्टैंडर्ड ईसीजी जिसमें आपको एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट मिलती रहेगी। लेकिन अगर आपको हार्ट का एक डिटेल्ड इवेल्युएशन चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको स्टैंडर्ड ईसीजी में नहीं समझ में आएगी, इसलिए आपको एक डिटेल्ड अगर रिजल्ट निकालना है तो उसके लिए मल्टीपल लीड्स लगाई जाती है चेस्ट एरिया में। ये देखो आप, इस पेशेंट के चेस्ट एरिया में कितनी सारी लीड्स लगी हुई हैं। तो केवल अगर 3 लीड्स यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा एक स्टैंडर्ड ईसीजी, और अगर चेस्ट रीजन में भी कुछ मल्टीपल लीड्स लगाओगे आप तो आपको एक डिटेल्ड इवेल्यूशन ईसीजी में मिलेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल डायरेक्ट डिटेल्ड ईसीजी ही किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर अब हम स्टैंडर्ड ईसीजी की स्टडी करेंगे, और सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई ईसीजी रिकॉर्ड क्या कर रहा है। तो हमने बात की सिस्टोल और डायस्टोल की, हमने बात की कार्डियक साइकिल की। तो क्या होता है, कार्डियक साइकिल मसल्स हैं, कार्डियक साइकिल आई मीन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है पूरा का पूरा। सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल मतलब ऑरिकल्स की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकल्स की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल क्या होता है, मसल्स का रिलैक्सेशन। और आपने अच्छे से पढ़ा है कि जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन या मसल का रिलैक्सेशन होता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। सबसे पहले तो ये स्टडी करते हैं कि ईसीजी बेसिकली रिकॉर्ड कर क्या रहा है। स्टैंडर्ड और डिटेल्ड छोड़ो भाई, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट पे चलते हैं। देखो, हमने कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा, इसको समझना अच्छे से जो मैं समझा रहा हूँ आपको। कार्डियक साइकिल में हम कह रहे हैं कि भाई चैम्बर्स का सिस्टोल हो रहा है और चैम्बर का डायस्टोल हो रहा है। सिस्टोल हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है मसल्स का, मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिस्टोल होता है, और मायोकार्डियम रिलैक्स होता है तो डायस्टोल होता है। बिल्कुल सही बात, यही चलता है कार्डियक साइकिल में पूरा। ठीक है, अब इनको कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल कौन देता है। देखो, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अल्टीमेटली अपने आप रिलैक्सेशन होगा, ये हमने मसल्स में पढ़ा। पर मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए उनको एक इम्पल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब हार्ट में मसल्स को इम्पल्स कौन देता है, तो हमने वो भी स्टडी किया, नोडल टिश्यू, उस पर हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, हम सब पढ़ चुके हैं। तो जो हार्ट का नोडल टिश्यू है, इस नोडल टिश्यू में भी सबसे मेन कौन, एसए नोड, सबसे मेन कौन, एसए नोड। तो यहाँ से इम्पल्स जनरेट होता है, फिर धीरे धीरे एसए नोड से एवी नोड, फिर बंडल ऑफ फेस, फिर बंडल ब्रांचेज, फिर पर्किंजे फाइबर्स। इस तरह से ये पूरा जो इम्पल्स जनरेशन से लेकर कंडक्शन तक का पूरा सिस्टम हमने स्टडी किया। क्लियर। अब जो एक्शन पोटेंशियल होता है, जो इम्पल्स होता है, उसको क्या कहते हो आप, डीपोलराइजेशन। यानी कि जब डीपोलराइजेशन होगा तब ये डीपोलराइजेशन, जिसे आप एक्शन पोटेंशियल कहते हो, आपने पढ़ा होगा नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम में आपने नर्व्स की डीपोलराइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो इम्पल्स जनरेशन और कंडक्शन यहाँ पर कौन कर रहा है, नोडल टिश्यू। और नोडल टिश्यू क्या है, मायोकार्डियल फाइबर्स, तो इनका भी डीपोलराइजेशन होगा। जब ये डीपोलराइजेशन होगा, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो ये जो स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस कहाँ पहुँचेगा, हार्ट की मसल्स पे। और जब हार्ट की मसल्स पे स्टिमुलेशन पहुँचेगा तब जाकर हार्ट की मसल्स का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल, डीपोलराइजेशन होगा तो डीपोलराइजेशन यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलेट करेगी हार्ट की मसल्स को। हार्ट की मसल्स जब स्टिमुलेट होगी, जैसे ऑरिकल की मसल्स स्टिमुलेट हुई तो सिस्टोल हुआ। हमने पढ़ा एसए नोड में डीपोलराइजेशन हुआ तो जो ऑरिकल्स हैं, ऑरिकल्स तक वो डीपोलराइजेशन वेव पहुंचेगी, ऑरिकल्स की मसल्स का होगा कॉन्ट्रैक्शन, तब ऑरिकल्स का होगा सिस्टोल। फिर हमने
जब हमने डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन पढ़ा तब आपको हमने ये भी पढ़ाया था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिलीवोल्ट। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो ये चला जाता है +25 से +30 मिलीवोल्ट। फिर बाद में जब रीपोलराइजेशन होता है तो ये वापस आ जाता है -70 मिलीवोल्ट। यानी एक तरह से आप ये कह रहे हो कि सर पोटेंशियल डिफरेंसेस जनरेट हो रहे हैं, -70 मिलीवोल्ट +25 टू +30 मिलीवोल्ट और वापस -70 मिलीवोल्ट वोल्टेज डिफरेंसेस आ रहे हैं, पोटेंशियल जनरेट किया जा रहा है हार्ट की मसल्स में। डिपोलराइजेशन इसी को कहते हैं ना। तो अगर ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है हार्ट में, ये जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, इसको रिकॉर्ड करने को ही हम कहते हैं ईसीजी। इसको रिकॉर्ड करने को हम क्या कहते हैं? ईसीजी। अब सबके सिस्टम सेम रहता है, हर इंडिविजुअल का सिस्टम तो सेम ही रहेगा, ये -70 मिलीवोल्ट +25 +30। तो जब हम किसी भी इंडिविजुअल की ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं तो बिकॉज सबका सेम रहता है तो हमें जब ये पोटेंशियल जैसे ऊपर नीचे होगा -70 +25 तो इस तरह से ग्राफ बनता रहेगा। तो हर इंडिविजुअल में ये ग्राफ सेम होना चाहिए क्योंकि हर इंडिविजुअल का हार्ट एक तरह से काम करता है। तो हम लेते हैं ईसीजी, ठीक है। अब अगर समझो इस ग्राफ में किसी भी तरह का हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है किसी इंडिविजुअल में, तो वो रिप्रेजेंट करेगा इस बात को कि इसके हार्ट में कुछ दिक्कत है, इसकी वजह से जो वोल्टेज जो चेंजेस है ना हमें दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज इतने वोल्टेज चेंजेस हमें दिखाई नहीं देते। बस इसी को हम कहते हैं ईसीजी। समझ में आया? मतलब आप एक तरह से ईसीजी में किसी पेशेंट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है ना हार्ट की, उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ईसीजी की, कि जब हम एक स्टैंडर्ड ईसीजी करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रिकल वेव्स आती है, वो इलेक्ट्रिकल वेव्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, वो हमें यहाँ पर स्टडी करना है। समझना देखो अच्छे से, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स डीपोलराइजेशन और सिस्टोल को लेके कंफ्यूज रहते हैं बहुत, तो वो कंफ्यूजन नहीं रखना दिमाग में। मैं पहले क्या बता रहा हूँ आपको कि जब डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन की वेव पहुँचेगी, तो डीपोलराइजेशन की वजह से सिस्टोल होगा, डिपोलराइजेशन की वजह से सिस्टोल होगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे डिपोलराइजेशन हुआ वैसे ही सिस्टोल हो गया, या जैसे रिपोलराइजेशन हुआ वैसे डायस्टोल हो गया। नहीं, टाइम तो लगता है थोड़ा। अब मैंने स्टिमुलेट किया मसल को, तो ऐसा थोड़ी कि मसल को स्टिमुलेट करते ही पूरा मसल सिस्टोल में चला गया। नहीं, मैंने मसल को स्टिमुलेट किया तो सिस्टोल शुरू होता है, फिर धीरे 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 वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो ठीक है, वैसा ही कुछ हम समझेंगे यहाँ पे कि एक स्टैंडर्ड ईसीजी में जब हमने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर की तब हमें 3 वेव्स बनती दिखाई देती है। ये सबसे पहली वेव जिसमें हल्का सा हमें एक ऊपर की तरफ ये ऐसे आती है ये वेव, इसको हमने नाम दिया पी वेव, अल्फ़ाबेट पी के हिसाब से। फिर नेक्स्ट वेव की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। ये ऐसी वेव है जिसमें हमें इस तरह से ये बनता दिखाई देता है। ये इसको आप कहते हो QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको एक सिंगल वेव नहीं बोल के हमने क्या नाम दिया? QRS कॉम्प्लेक्स। ये हो गई पी वेव, ये हो गया QRS कॉम्प्लेक्स, और ये होती है टी वेव। तो टोटल 3 वेव्स बन गई, P, QRS और T। ये अल्फ़ाबेटिक चलता ना, P, QRS, T ऐसा। तो P वेव पहली, दूसरा QRS कॉम्प्लेक्स और तीसरा T वेव। अब ये कब जनरेट होती है वो हम देखते हैं। देखो, जब ऑरिकल्स का डीपोलराइजेशन होगा, हमने कार्डियक साइकिल पढ़ी, ठीक है। कार्डियक साइकिल को हमने कैसे पढ़ी? अगर आपको याद हो कार्डियक साइकिल वाला वीडियो देखना, तो हमने कहा था कि हार्ट जॉइंट डायस्टोल वाली कंडीशन में सारे के सारे चैम्बर्स कैसे? जॉइंट डायस्टोल में। उसके बाद में होता है ऑरिकल्स का सिस्टोल, ठीक है। उसके बाद में होगा वेंट्रिकल्स का सिस्टोल, ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं मालूम है तो आप एक बार कार्डियक साइकिल वाला वीडियो देखना। और उसके बाद में हो जाता है वेंट्रिकल्स का डायस्टोल, ठीक है। ऑरिकल का डायस्टोल तो इसी के साथ में हो जाएगा। जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा उसी के साथ में ऑरिकुलर का डायस्टोल भी हो जाएगा, दोनों साथ हो जाते हैं। ऑरिकल का अगर सिस्टोल करना है आपको तो आपको डीपोलराइजेशन करना पड़ेगा एट्रिया का। भाई, एक्शन पोटेंशियल की वेव जब एट्रिया में पहुंचेगी तभी तो एट्रिया सिस्टोल में जाएंगे। सिमिलरली वेंट्रिकल का अगर सिस्टोल करना है तो डीपोलराइजेशन करना पड़ेगा किसका? वेंट्रिकल्स का। तो जब वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन होगा, उस तक एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा, तब वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा। ऑरिकल का डायस्टोल करना है अगर आपको, तो यहाँ पर रीपोलराइजेशन करना पड़ेगा आपका वेंट्रिकल्स का, और सॉरी ऑरिकल्स का
और जब रीपोलराइजेशन होगा वेंट्रिकल्स का, तब होगा वेंट्रिकल का डायस्टोल। क्लियर? तो रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करती है ये वेव्स, समझ रहे हो? अब ऐसा होता है, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर पी वेव का मतलब होता है कि ऑरिकल सिस्टोल कर रहा है। ऐसा नहीं है, पी वेव का मतलब होता है कि ऑरिकल्स का डीपोलराइजेशन हुआ है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन हुआ है, और टी वेव का मतलब होता है कि वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन हुआ है। सिस्टोल डायस्टोल अलग चीज़ है। जब डीपोलराइजेशन होगा एट्रिया का, तब जाकर एट्रिया सिस्टोल करेंगे। जब डीपोलराइजेशन होगा वेंट्रिकल्स का, तब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल चालू होगा। और जब रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होगा, तब वेंट्रिकल का डायस्टोल चालू होगा। लेकिन इसको ऐसा नहीं समझ लेना कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि वेंट्रिकल्स का सिस्टोल हो गया पूरा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा समझ लिया तो आप आंसर गलत कर दोगे, इवन एनसीईआरटी की लाइंस भी नहीं समझ पाओगे। तो ये वेव्स केवल डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। जब डीपोलराइजेशन एट्रिया का होगा, तब एट्रिया का सिस्टोल चालू होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पी वेव खत्म होते ही या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स खत्म होते ही इसको इसके साथ डायरेक्ट जो है ना कोरिलेट नहीं कर देना है। कौन कब सिस्टोल डायस्टोल में होगा वो इस डायग्राम से समझो आप अच्छे से। और ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। बहुत से स्टूडेंट पी वेव या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन की जगह सिस्टोल डायस्टोल समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, इसको आप अच्छे से समझें। आप देखो, ये पी वेव, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ये टी वेव। समझ में आया? समझना अच्छे से मैं क्या कह रहा हूँ आपको। शुरुआत होती है कार्डियक साइकिल की जब जॉइंट डायस्टोल होता है। जब क्या रहता है? जॉइंट डायस्टोल। इनिशियली देखो आप, एट्रिया डायस्टोल में, वेंट्रिकल डायस्टोल में, कुछ गलत नहीं, जॉइंट डायस्टोल में शुरुआत में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कार्डियक साइकिल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो मतलब डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन की, यहाँ तक समझो आप इसको। ये एक कार्डियक साइकिल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कार्डियक साइकिल पूरा ले लो आप। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिंगल कार्डियक साइकिल को ये रिप्रेजेंट करेगा। शुरुआत कर रहा हूँ कहाँ से? जॉइंट डायस्टोल से। ये एट्रिया का डायस्टोल, ये वेंट्रिकुलर का डायस्टोल। अब समझना, पी वेव में क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स। जब पी वेव जनरेट हुई तब ऑरिकल्स को ऑरिकल्स का डीपोलराइजेशन हुआ। डीपोलराइजेशन यानी अब ऑरिकल्स सिस्टोल में जाना शुरू करेंगे, क्योंकि इनको डीपोलराइजेशन का स्टिमुलस मिला है। डीपोलराइजेशन मतलब एक्शन पोटेंशियल। जब ऑरिकल्स को एक्शन पोटेंशियल मिला, स्टिमुलेशन मिला, तब ऑरिकल्स सिस्टोल करना शुरू करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर पी वेव चालू हुई। जब पी वेव चालू हुई तब यहाँ पर ऑरिकल का सिस्टोल चालू हुआ। लेकिन पी वेव खत्म होते ही ऑरिकल का सिस्टोल खत्म नहीं हुआ, ये ध्यान रखें आप। ऑरिकल्स बहुत बड़े हैं, आपने शुरुआत केवल ऐसे नोड से की। ये देखो आप, यहाँ पर ये दो ऑरिकुलर चैम्बर हैं, यहाँ पे ऐसे नोड है, यहाँ पर ए वी नोड। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से डीपोलराइजेशन का वेव निकला तो हाथों हाथ पूरा का पूरा ऑरिकल सिस्टोल में चला गया। नहीं, टाइम लगेगा। जैसे ही पी वेव आया तो ये डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट करता है। ऑरिकल्स का सिस्टोल शुरू हुआ, और ऑरिकल का सिस्टोल कहाँ तक चल रहा है? जस्ट क्यू तक, यहाँ तक देखो आप, ये ऑरिकल का सिस्टोल यहाँ तक चल रही है। तो जैसा मैंने कहा कि उस वेव को सिस्टोल नहीं समझो, उस वेव का मतलब है डीपोलराइजेशन। तो जो सिस्टोल ऑरिकल का शुरू हुआ पी वेव से, वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के मिडल तक, यानी कि यहाँ तक आप इसको समझ लो कि सिस्टोल चल रहा है। उसके बाद में जब जब ऑरिकल्स का रीपोलराइजेशन होगा, तब देखो आप एट्रिया का डायस्टोल हो रहा है। ये समझ रहे हो? हमने क्या कहा, ऑरिकल्स का रीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन साथ में ही आता है ना? यही होता है ना? तो एट्रिया का सिस्टोल हुआ यहाँ पर, और अब आगे हो रहा है एट्रियल डायस्टोल। अब अगर समझना है कि सर यहाँ पे एट्रियल डायस्टोल क्यों, इसके लिए वेंट्रिकल को समझो। वेंट्रिकल हमने डायस्टोल शुरू किया था, जॉइंट डायस्टोल से शुरू किया। क्या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अब तक वेंट्रिकल्स को डीपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल का स्टिमुलस मिला? नहीं।
डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल का कहाँ शुरू होता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से। तो यहाँ से जो है स्टिमुलस मिलना चालू हुआ वेंट्रिकल्स को सिस्टोल का, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि स्टिमुलस मिलते ही सिस्टोल में जाएंगे, नहीं। तो आप देखो ये यहाँ पर इस पॉइंट पे यानी जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में जो क्यू वाला पार्ट है उसके जस्ट बाद में, मतलब जैसे क्यू आया और क्यू के जस्ट बाद में वेंट्रिकल का सिस्टोल चालू हो गया, और जैसे ही वेंट्रिकल का सिस्टोल चालू हुआ वैसे ही एट्रिया का डायस्टोल चालू होगा। अगर कार्डियक साइकिल आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप ये कंसेप्ट समझ पाओगे कि जैसे ही वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू होगा एट्रिया का डायस्टोल शुरू हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है ना, वेंट्रिकल आपने जॉइंट डायस्टोल के बारे में पढ़ा, जॉइंट सिस्टोल नहीं होता। वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा तो ऑरिकल्स का सिस्टोल नहीं हो सकता, ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग होता है। तो जैसे ही वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू हुआ आप देखो एट्रिया का डायस्टोल चालू हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया, डीपोलराइजेशन किया वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन शुरू हो चुका है। तो क्या ये वेव खत्म होते ही सिस्टोल भी खत्म हो जाएगा? नहीं, सिस्टोल तो चलेगा। तो आप देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहाँ तक चल रहा है? टी वेव के एंड तक, यहाँ तक। ये देखो आप, जब तक टी वेव का एंड नहीं आता तब तक वेंट्रिकल सिस्टोल में है। टी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को, यानी यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से वेंट्रिकल्स को रीपोलराइजेशन का स्टिमुलस मिला। तो जब रीपोलराइजेशन का स्टिमुलस मिला तो हाथों हाथ तो वो एक्शन होगा नहीं, टाइम लगेगा। फिर जैसे टी वेव खत्म होता है तब वेंट्रिकल का डायस्टोल शुरू होता है। तो आप समझ रहे हो, सिस्टोल डायस्टोल को डायरेक्ट को रिलेट मत कर देना डीपोलराइजेशन के लिए आंसर गलत करके आओगे। पी वेव को आप ऑरिकल का सिस्टोल मत बोलो, पी वेव को बोलो ऑरिकल का डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस को बोलो वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन और टी वेव को बोलो वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन। और सिस्टोल डायस्टोल कैसे बोलोगे आप? देखो बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप वेंट्रिकल का याद रखो, बाकी सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। द मोमेंट वेंट्रिकल का सिस्टोल चालू होगा, द मोमेंट वेंट्रिकल का सिस्टोल चालू होगा ऑरिकल का सिस्टोल खत्म हो जाएगा और ऑरिकल का डायस्टोल स्टार्ट होगा। और वेंट्रिकल का सिस्टोल कब चालू होगा? जस्ट आफ्टर क्यू वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू होगा। वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म कब होगा? जस्ट टी खत्म होगा तब। ये देख लो आप, जहाँ टी वेव खत्म हुआ वहाँ पर वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म हुआ, और जहाँ क्यू के जस्ट बाद में वेंट्रिकल का सिस्टोल चालू हुआ। तो आप केवल वेंट्रिकल का सिस्टोल याद रखो, बाकी सब कुछ अपने आप याद होगा। कैसे याद होगा मैं कराता हूँ, वापस बता रहा हूँ। वेंट्रिकल का सिस्टोल जस्ट आफ्टर क्यू से शुरू होता है और वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म होता है टी वेव खत्म होने पर। अगर वेंट्रिकल का सिस्टोल याद हो गया तो अपने आप वेंट्रिकल का डायस्टोल याद हो गया, जो रेस्ट ऑफ द टाइम है वो वेंट्रिकल का डायस्टोल में रहेगा। जैसे आपको पूछे पी वेव तो आप कहोगे वेंट्रिकल का डायस्टोल, आफ्टर टी तो आप कहोगे वेंट्रिकल का डायस्टोल, क्योंकि आपने दिमाग में वेंट्रिकल का सिस्टोल बिठा लिया, आपने बैठ गया। अब आपसे एट्रिया के बारे में पूछेंगे तो आप तो बस सीधा दिमाग लगाना है कि वेंट्रिकल का सिस्टोल जहाँ से शुरू होगा वहाँ से एट्रिया का डायस्टोल चालू होगा। तो देख लो आप, वेंट्रिकल का सिस्टोल कहाँ चालू हो रहा है? क्यू के जस्ट बाद में, तो वहाँ ऑरिकल्स का डायस्टोल चालू हो गया, और उससे पहले वाला टाइम ऑरिकल का सिस्टोल है जो पी से शुरू हुआ था। यहाँ पे समझ में आया? तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरह से घूम के आएंगे, तो घबराना नहीं है, अपने को आंसर देना है इसका, क्योंकि ये चीज़ें एनसीईआरटी में लाइंस में लिख दी गई, तो मैं वो लाइंस भी समझाता हूँ मैं आपको। देखो पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एट्रिया का डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन और टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब एक बार हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखते हैं। एनसीईआरटी कह रही है कि ईसीजी इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट्स इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। बिल्कुल सही बात है। ईच पीक, इनको पीक्स कहा जाता है, पी क्यूआरएस और टी को। ईच पीक इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर फ्रॉम पी टू टी दैट करस्पॉन्ड्स टू ए स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हर पीक हार्ट की एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को शो करता है। पी वेव रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया। बिल्कुल सही बात है। एट्रिया का डीपोलराइजेशन मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना, यानी कि उसका एक्साइट होना, स्टिमुलेशन मिलता है एट्रिया की मसल्स को तो वो एक्साइट होती है, विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। साफ साफ लिखा है, डीपोलराइजेशन लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। डीपोलराइजेशन डज नॉट मीन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया।
है ना। तो बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने दिमाग में बिठा लिया है कि डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं, ऐसा नहीं है। डीपोलराइजेशन अगर समझना हो अच्छे से तो मेरे 9 वाले वीडियोस देखो, आपको डिटेल्ड वाले भी मिल जाएंगे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल सब मैंने डिटेल में भी अपलोड कर चुका हूँ, और मैं एनसीईआरटी वाले भी अपलोड कर चुका हूँ। तो वहाँ अगर आप डीपोलराइजेशन समझोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि सिस्टोल डायस्टोल क्यों अलग है डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन से। आप सिर्फ इतना कह सकते हो कि डीपोलराइजेशन लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल ऑफ द एट्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो इट रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स विच इनिशिएट्स द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। एनसीईआरटी साफ साफ कहती है कि विच इनिशिएट्स द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं कहा कि क्यूआरएस मतलब पूरा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन कराता है वेंट्रिकल्स का, जो शुरू करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। यहाँ से लेकर यहाँ तक वेंट्रिकुलर सिस्टोल है भाई, शुरू क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ने किया है, खत्म वो टी वेव के एंड पर होगा। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कब शुरू होगा? शॉर्टली आफ्टर क्यू, दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। जस्ट क्यू के बाद में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा और सिस्टोल शुरू होगा। टी वेव रिप्रेजेंट करती है रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, यानी डीपोलराइजेशन को एक्साइटेड स्टेट कहते हो, और रीपोलराइजेशन यानी वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव करने को आप वापस नॉर्मल स्टेट में आने को कहते हो। तो ये हो गया रीपोलराइजेशन, जो कौन रिप्रेजेंट करता है? टी वेव। क्लियर? तो एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एनसीईआरटी की साफ साफ लाइन्स हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे यही कन्फ्यूजन भेजते हैं कि सर ये कैसे पॉसिबल है, टी वेव तो रीपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकल का डायस्टोल रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं होता। टी वेव जहाँ एंड होती है वहाँ पर वेंट्रिकल का सिस्टोल एंड हुआ है, उसके बाद वेंट्रिकल का डायस्टोल शुरू हुआ है। तो एनसीईआरटी ने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। ये एनसीईआरटी का फिगर है, वही सेम है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, ये देख सकते हो आप। चलिए अब एक काम करते हैं, ये आपके सामने एक पेशेंट का ईसीजी रिपोर्ट, और यहाँ समझो 0 सेकेंड टाइम है, और यहाँ हमने लिया 10 सेकेंड्स। तो इन 10 सेकेंड्स में मुझे कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, यानी अगर 10 सेकेंड्स में मुझे 5 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, और हमने क्या कहा, यहाँ एक कार्डियक साइकिल शुरू होगी, पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और ये टी वेव, ये देखो पी क्यूआरएस ये टी, और यहाँ पर एक कार्डियक साइकिल खत्म होती है। यानी आप ऐसा समझ लो कि अगर आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस को गिन लो तो आप नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल्स गिन रहे हो, यानी 10 सेकंड में 5 कार्डियक साइकिल हो रही है इस पेशेंट में। समझना, एक बार एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, 10 सेकंड ऐसे लिया है मैंने, यानी कि हार्ट बीट कितनी निकलेगी इसकी? तो 10 सेकंड में अगर 5 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है तो 60 सेकंड्स में कितनी हो जाएगी? 30 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस। एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसकी हार्ट बीट कितनी निकल रही है? 30 पर मिनट। ये केवल एग्जाम्पल के लिए समझा है मैंने आपको, 30 पर मिनट इतनी कम हार्ट बीट नहीं निकलती, और अगर निकल रही है तो पेशेंट बहुत ही सीरियस कंडीशन में है ना, 72 रहता है पर मिनट। ये बस ये बताने के लिए था कि आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को अगर एक गिवन टाइम पीरियड में काउंट कर लो तो आप बता सकते हो कि पेशेंट की हार्ट बीट रेट कितनी होगी। तो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस दैट अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इस तरह से आप ईसीजी से पल्स रेट निकाल सकते हो, इसको पल्स रेट भी कहते हैं, है ना। हार्ट बीट बोल दो, कार्डियक साइकिल्स बोल दो, पल्स रेट बोल दो, या कितने एक्शन पोटेंशियल्स डेवलप हो रहे हैं 1 मिनट में वो बोल दो, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को गिन के। इस पर एक न्यूमेरिकल अपलोड किया था मैंने कुछ दिनों पहले, तो आप देखना मेरे इस पर आपको मिल जाएगा ये न्यूमेरिकल, जो वीडियो की लिस्ट है ना उसमें देखना, एक न्यूमेरिकल है जिसमें बताया गया है कि इतने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है तो पेशेंट का कार्डियक आउटपुट कितना निकलेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने अपलोड किया हुआ है, देख लेना आप उसे। नाउ सिंस द ईसीजीज ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव रफली द सेम शेप, मैंने 10 लोगों का ईसीजी निकाला, 10 के 10 नॉर्मल लोग हैं, तो करीब करीब सबका शेप कैसे आएगा? सेम आएगा। फॉर अ गिवन लेड कॉन्फिगरेशन एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप इंडिकेट्स अ पॉसिबल एबनॉर्मलिटी और डिजीज, हैंस इट इज़ ऑफ अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। भाई हमने 50 नॉर्मल लोगों का ईसीजी निकाला, सबका करीब करीब यही आ रहा है। फिर हमने एक पेशेंट का ईसीजी निकाला, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, जैसे समझो उसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स थोड़ा शॉर्ट आ रहा है, तो ये हमें बता देगा कि कुछ दिक्कत है उसके हार्ट की एक्टिविटी में। इसलिए ईसीजी एक बहुत ही
क्लिनिकल सिग्निफिकेंस रखता है हॉस्पिटल केसेस में, और जो डायग्नोसिस रहता है अपना। आप देखना जब भी आपको चेस्ट पेन रहता है या आपको अगर लगता है कि यहाँ पे पेन हो रहा है, भारीपन लगता है और आप डॉक्टर के पास जाते हो, सांस लेने में तकलीफ होता है, तो डॉक्टर आपको सीधा ईसीजी लिखता है पहले, ताकि वो ईसीजी से मेकआउट करना चाहता है कि किसी तरह का कोई फॉल्ट तो ईसीजी में नहीं है। अगर उसको लगता है कि हाँ ईसीजी में कुछ दिक्कत आ रही है तो वो फिर फर्दर इवेल्युएशन के लिए जाता है। तो ये था एवरीथिंग अबाउट ईसीजी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरा मेन मकसद यहाँ पे आपको डीपोलराइजेशन और सिस्टोल में डिफरेंस समझाना था, तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह के डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर लो, मेल कर दो, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि चैनल पे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो सपोर्ट करें हमें, ज्वाइन करें हमारे चैनल को और मेंबर बने, ताकि इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस जो है आप लोगों के लिए ओपन हो जाए। ऐसे बहुत से वीडियोस जो केवल मेंबर ओनली हैं, तो आप उनको ज्वाइन करके देख सकते हो। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।